किसी भी खातून को खुला दे फॉल्स विटनेसेस हमारे कोर्ट में बहुत आ जाते हैं, लोग ओथ ले लेते हैं, झूठी गवाहियाँ के इशू हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन के इशू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुतीब अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात। नाज़रीन, जैसा कि आप देखते होंगे हम लोग पॉलिटिकल इशूज़ पे बात करते हैं, हेल्थ इशूज़ पे बात करते हैं और जितने भी सोसाइटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन पे हम बात करते हैं। इसी सिलसिले में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है किसी भी मुल्क का जस्टिस सिस्टम। तो आज हम लोग जस्टिस सिस्टम पे इस प्रोग्राम में बात करेंगे और इसी पे हमारे साथ बात करने के लिए इंतहाई सीनियर कानूनदान और रिसेंटली जो इलेक्ट हुए हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सरदार अमान खान साहब मौजूद हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं। आज इनसे इन इश्यूज़ पे जितने भी हमारे लीगल सिस्टम से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं इन पे बड़ी डिटेल डिस्कशन होगी। तो ये इंतहाई दिलचस्प प्रोग्राम होने वाला है, इसको आपने ज़रूर देखना है, इसको लाइक भी करना है और अगर आपके कोई लीगल सिस्टम के हवाले से कोई भी क्वेश्चंस हों, कोई भी इश्यूज़ हों तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो सबसे पहले तो सर मैं आपको वेलकम करूंगा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया, बहुत मशकूर हूँ जी मैं आपका, आपके चैनल का कि आपने मुझे ये मौका दिया। आई एम ग्रेटफुल जी। सेकेंडली आपको हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। आपने रिसेंटली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन भी विन किया है। थैंक यू मुतीब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये अल्लाह का एहसान है, बस लोगों का एतमाद है, अल्लाह करे कि मैं इस पे साबित कदम रहूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आप सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को ये बताएं कि सक्सेस का क्या फार्मूला है। जैसे आप इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, इसके अलावा भी लाइफ में आपने बड़ी स्ट्रगल की है, तो यंग लॉयर्स को या जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको अगर आप कोई सक्सेस का फार्मूला बताना चाहें तो वो क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुतीब, वंस अगेन थैंक यू। आप तो जहाँ दीदा लोग हैं, आप पूरे मुआशरे में उन इश्यूज़ को आप हाईलाइट करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। हमारे प्रोफेशन में जो सबसे मेन चीज़ है, जो यंग बच्चे हमारे आ रहे हैं या हमने ख़ुद जब स्टार्ट लिया तो वो था मेहनत। स्टार्ट हमने लिया, हमने भी अप्रेंटिसशिप की, फिर जूनियर वकील की हैसियत से हम लोग दिन रात इस प्रोफेशन के साथ कमिट किया। तो मेरा तो हमेशा, मैं अपने जूनियर्स को भी कहता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी, कि एक तो आपने मेहनत करनी है, किसके साथ आप इस प्रोफेशन को अपना पैशन बनाएंगे। तब अगर आप दिहाड़ी जिसको कहते हैं हम, डेली वेजेस पे अगर आप आएँ तो फिर ये प्रोफेशन लॉर्ड्स का प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन का जो मेन कॉन्सेप्ट है या प्री रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ कि आपने लॉ को इंटरप्रेट करना है और हकदार को उसका हक पहुंचाना है। सो यस, इसमें सबसे बड़ी सक्सेस तभी है कि आपने मेहनत करनी है, हर वक्त अपने फाइल्स, अपने कानून, अपनी अथॉरिटीज़ और उनके साथ इन टच रहना है। क्योंकि रोज़ाना ये आप बुक्स देख रहे हैं, ये हमारी सारी वो जजमेंट्स हैं जो हमारी हायर कोर्ट्स, हमारी एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इंडियन कोर्ट्स और ये जो जजमेंट्स डेली के हिसाब से होती हैं, ये हमें किताबचे की शक्ल में एक माहाना रिसाले आते हैं, हमने उनको पढ़ना है। मैं अक्सर बात करता हूँ मेरे भाई, अभी अलमिया ये हो चुका है कि हम लोग डिवाइसेस पे चले गए हैं। हम लोगों ने मोबाइल और कंप्यूटर, उसको बस एक क्लिक पे एक पॉइंट किया, उस पे अथॉरिटीज़ आ गई, प्रिंट निकाला, सुबह पेश कर दिया। हमारे यहाँ हर केस के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं और हर केस को उसके सर्कमस्टांसेस पे हमने अथॉरिटीज़ देनी होती है और उसके लिए इन किताबों का पढ़ना हर महीने, ये हर वकील का ये उसकी ड्यूटी है। लेकिन अभी इन चीज़ों से हम दूर होते जा रहे हैं, जो बड़ा अलमिया है। सक्सेस एक ही चीज़ है कि वो काम और मेहनत और मेहनत। बिल्कुल ठीक है जी। थोड़ा सा लीगल सिस्टम के हवाले से, पाकिस्तान के लीगल सिस्टम के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। हमारी सोसाइटी का लीगल सिस्टम से एक बहुत बड़ा गिला ये है कि मोस्टली कोर्ट्स में जाएं, कचहरी में जाएं तो वो ये कहते हैं कि फ़ेक केसेस, यहाँ पे ज़्यादातर केसेस फ़ेक केसेस हैं। एक दूसरे को तंग करने के लिए केसेस कर दिए जाते हैं या एक दूसरे को परेशान करने के लिए FIR कर दी जाती हैं। तो इस फेक केसेस और फेक FIR, अगर ये प्रॉब्लम है सोसाइटी को, तो इसको कैसे कंट्रोल या ख़त्म किया जा सकता है? मतीन, बिल्कुल बात आपकी सही है। हमारा सिस्टम ऐसा पहुंच चुका है कि हम लोग इसमें ज़्यादा, मैं ज़िम्मेदारी जो है वो हम वकला की है कि आप, हमारे पास केस आता है, हम उस केस की
गर्त में जाएं, उसके तह में जाएं, बुनियाद में जाएं, और अगर वहाँ उनके उस एग्रीव पर्सन के साथ कोई ज़्यादती है तो फिर तो ठीक, और रिकॉर्ड के मुताबिक, और या क्रिमिनल सिस्टम थोड़ा सा अलहदा होता है, मैं सिविल की बात पहले करूँगा, तो अगर वो केस बनता है तो हम लें, अगर नहीं बनता तो हमें ऐसे केसेस नहीं लाने चाहिए। आपको याद होगा जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, हमारे साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने 2009 में एक फेडरल जुडिशल पॉलिसी बनाई थी और उसमें बड़ी स्ट्रिक्ट उन्होंने ये आर्टिकल्स उसमें अप्रूव करवाए थे कि जिनमें ये फ्रिवलेस लिटिगेशन को कंडेम करने के लिए उन्होंने बड़े हैवी कॉस्ट्स, जिसको हम कॉस्ट कहते हैं, फ़ाइन रखे थे कि कल को ये केस साबित नहीं होता और ये गलत दायर किया गया और 3-4 साल मुख्तलिफ़ अदालतों में दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से वो उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग वो लिटिगेशन, तो उन्होंने इस पे बड़े सख्त कॉस्ट किया था, जो कि बहुत हद तक वो उसका अच्छे रिज़ल्ट आए। लेकिन उसके बाद चूँकि अभी सिस्टम हमारा ऐसा हो चुका है कि हमारे लॉयर्स, हमारी कम्युनिटी, इसको मैंने कहा ना जी प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है, लेकिन चूँकि अब ये प्रोफेशन साथ हमारी ब्रेड एंड बटर भी बनता जा रहा है। यंग बच्चे आते हैं इतनी तालीमात करके, वालिदैन के इतने पैसे लगाकर, तो यहाँ उनको ये लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोफेशन है। इसके लिए आपको बड़ा पेशेंस के साथ, वही मैंने बात की कि आप अगर एक मरतबा साल में 2 साल में आपकी रेपो ये डेवलप कर गई कि आप मेहनती वकील हैं, आप सही केसेस लेते हैं, आप झूठ का सहारा नहीं लेते, आप कोर्ट्स को मिसलीड नहीं करते, क्योंकि कोर्ट्स को हमारा काम जो है वो असिस्ट करना है लीगल लॉ पे, फैक्ट्स पे। तो इस चीज़ के लिए अभी भी ये है क्रिमिनल सिस्टम में, जुडिशल सिस्टम में, आपको पता है एक फेक एफआईआर लॉज होती है, तो उसका जब वो साबित होती है नहीं है इन्वेस्टिगेशन में या ड्यूरिंग ट्रायल, तो वो खारिज होते हैं मुकदमे, तो उसमें पुलिस के पास सेक्शन 182 है जो उस कंप्लेनेंट के ख़िलाफ़ वो इस्तेमाल होती है और उस पर सज़ा, बाकायदा सज़ा है। लेकिन इन सारे सिस्टम्स में मेरी जो अपना जो तजर्बा है, जो मेरी प्रैक्टिस है, उसमें मैंने यही चीज़ किया है कि जब तक लॉयर्स, लॉ फोर्सिंग एजेंसीज़ और कोर्ट्स इनका लेज़-ऑन नहीं होगा, या हमारी बार एसोसिएशन इनका अगर लेज़-ऑन नहीं होगा, तो ये सिस्टम मतलब जल्दी प्रिवेल नहीं कर पा रहा। इसी वजह से कि हमने अपने आप को कन्फाइन कर दिया है कि केस आया, हमने वकालतनामा लगाया, अपनी सर्विसेज चार्ज की और केस फाइल कर दिया, इर्रिस्पेक्टिव कि कल इसका क्या फेट होना है। इसी तरह कोर्ट्स में भी हमारे वहाँ पूरा स्क्रूटनी सिस्टम है। हर कोर्ट में जब सूट फाइल होता है, सिविल सूट फाइल होता है, तो उसकी बाकायदा स्क्रूटनी की जाती है, उसकी जो रिकॉर्ड साथ उसकी एनेक्स किया जाता है उनको स्क्रूटनाइज किया जाता है। लेकिन चूँकि ओवर बर्डन होता जा रहा है आबादी की वजह से, हमारी अदालतें गो के हर साल नए जजेस को इंडक्शन हो रही है, टेस्ट के ज़रिए सारा कुछ, लेकिन उसके बावजूद जो आबादी का रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। अभी हमारे पास खासे माशाअल्लाह सिविल जजेस हैं, एडिशनल सेशन जज साहबान हैं, लेकिन उसके बावजूद जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं, जो लिस्ट हैं हर कोर्ट में, वो रोज़ाना से रोज़ाना वो बढ़ती जा रही है। 100, 150, 200 केसेस पर डे एक जज के पास होता है, जो मुमकिन नहीं है। एक जज अगर सिर्फ उस दिन में ऑर्डर शीट ही लिखे तो उनके लिए वो 8 घंटे बहुत कम है। तो इसमें मुराद की भी ज़रूरत है, लेकिन उसमें हमने अपना किरदार बहैसियत वकील अदा करना है और लॉ फोर्सिंग एजेंसीज़ को हमने एक टेबल पे लाना है। अपने जुडिशल हमारी ऑफिसर्स के साथ हमारा लेज़-ऑन होना चाहिए, तो अल्लाह करेगा। लेकिन ये जब तक ये सब कुछ होता नहीं है, ये मुझे इतनी जल्दी क्लियर होना नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल। ये फैमिली केसेस के हवाले से थोड़ी मैं बात करना चाहूँगा कि फैमिली केसेस भी बहुत ज़्यादा कोर्ट्स में बढ़ते जा रहे हैं, उसमें खुला के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो खुला के केसेस हैं, इसमें एक कोर्ट किसी भी खातून को खुला दे सकती है, जबकि एक मुफ्त है कि कोर्ट की ये जुरिस्डिक्शन नहीं होती कि वो किसी खातून को खुला करवा दे? चूँकि हमारे एक तो हमारा शरिया लॉ है, अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में सूरह तलाक है, सूरह निसा है, बहुत सारे वर्जन्स, बिल्कुल डायरेक्शंस वहाँ कुरान में हमें मिलती है, हमें तो उसको फॉलो करना है बीइंग मुसलमान।
चूँकि फिर उसके बाद 1962 का हमारा मुस्लिम फैमिली लॉज एक्ट बना, लेकिन हमने चूँकि फॉलो करना है तो मेरे प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लियर हदीस है कि एक खातून उनके पास आई तो उसने कहा कि मैं अपने मियाँ के साथ नहीं रहना चाहती। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया, मशहूर हदीस है, मुस्तनद है। तो हुज़ूर ने उसे पूछा कि आप वजह क्या है, तो उसने सिर्फ इतना कहा कि मुझे इसकी शक्ल नहीं अच्छी लगती, इर्रिस्पेक्टिव के जी क्रूअल्टी है, पैसे नहीं देता और शादी कर रहा है, वट है वो तो अल्लाह। लेकिन फिर हुज़ूर साहब ने उसी वक्त उसको कहा कि इसका हक देकर तो इसको अलहदा करो। ठीक है। अब हमारे कोर्ट्स में उस फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस या एक्ट के तहत कोर्ट के पास इख्तियार है। अब खुला के लिए जो खातून आती है वो अपने राइट्स, अपने प्रिविलेजेस सब कुछ माफ़ करके आती है। ठीक है। तो ऑब्वियसली कोर्ट के पास सेकंड ऑप्शन नहीं होती। हमारी कोर्ट्स में जो प्रोसीजरल वो सिलसिला है उसमें प्री ट्रायल रिकॉन्सिलिएशन मसालियत जिसको कहते हैं, फिर ड्यूरिंग ट्रायल आ जाती है, फिर पोस्ट ट्रायल रिकॉन्सिलिएशन, हत्तुल इम्कान अदालतों की कोशिश होती है कि ये ख़ानदान जुड़ जाए, ये बच्ची जो आई हुई है इसको अपने मतलब वापस हस्बैंड के साथ आबाद हो जाए। और ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये सुप्रीम कोर्ट लेवल तक हमारे जुडिशरी, हमारे जज साहबान इस चीज़ को इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, एक मरतबा फिर सोचें। लेकिन अभी चूँकि फिर बात वो आ गई कि हम अभी इस दौर में मोबाइल पे चले गए, इसने बहुत सारी अच्छाइयों के साथ बहुत सारी माशरे में बुराइयां भी वो पैदा कर दी हैं। और ख़ास करके यंग बच्चियां हमारी जो हैं वो उनका आबादी का मामलात वो देखने में कुछ और होता है, दिखाया उनको कुछ और जाता है, जब वो घर जाती हैं तो वहाँ कुछ और होता है। तो ये चीज़ रिज़ल्ट यही है। फिर लोग ज़्यादातर जो डाइवोर्स के केसेस मांगती हैं, राइट्स का मांगती हैं, वो भी साल चलते हैं। हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी डायरेक्ट अथॉरिटी, बेशुमार अथॉरिटीज़ हैं। टाइम फ्रेम क्या हुआ है, विदिन 2 मंथ्स, विदिन 3 मंथ्स, विदिन 6 मंथ्स। लेकिन मुमकिन इसलिए नहीं है कि अब हमारे यहाँ एबटाबाद में आई थिंक, मैं चूँकि सिविल प्रैक्टिस नहीं, लोअर कोर्ट की प्रैक्टिस नहीं करता, तो मेरे जहन में है कि 2 या 3 फैमिली कोर्ट्स हैं, पर वो इतने ओवरबर्डन हैं कि वहाँ वो प्रॉपर जो हेयरिंग भी नहीं मिल रही, और उसमें फिर बहुत सारा किरदार वकला का है, वकला और अदालतों में बिज़ी होते हैं, वो लिंगर ऑन होता जा रहा है। और एज ए ईजी रिजॉर्ट फिर ख़वातीन क्या करती हैं कि जी बस चलें जी, हमें कुछ भी नहीं मांगती, हमें खुला पे। बिल्कुल ठीक है। तो इस सिस्टम को कोर्ट्स में हमारे है। खतीब साहब की बात शरिया में के मुताबिक वो बात कर रहे हैं, लेकिन चूँकि हमने एट द सेम टाइम हमने अपने लॉ को फॉलो करना है। और लॉ में औरत को, जज को ये इख्तियार है कि एक खातून उनके पास खुला के लिए आती है तो वो सर्कमस्टांसेस देकर तो उसको डिग्री दें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये फॉल्स विटनेसेस हमारे कोर्ट में बहुत आ जाते हैं, लोग ओथ ले लेते हैं, झूठी गवाहियाँ दे देते हैं, तो ये भी इस सिस्टम का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, या फॉल्स विटनेसेस को कैसे वाइप आउट किया जा सकता है? मुझे पहले बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। पहले टाउट सिस्टम होता था कोर्ट्स में, अभी भी होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी KPK में इसका हम लोग चेक एंड बैलेंस है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट जजेस साहिबान, हमारे हाई कोर्ट ने बड़ा स्ट्रिक्ट इस पर नोटिफिकेशंस किए हुए हैं कि वो टाउट्स जो हुआ करते थे वो ऑन पेमेंट लेकर तो वो करते, वो चीज़ तो आलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद माशरे में आम हालात में इस चीज़ को कवर करना बड़ा मुश्किल इसलिए है कि लोग ऑन पेमेंट लाते हैं गवाहान। चूँकि मामलात, सिविल मामलात जो ऐसे होते हैं कि वहाँ वही गवाह आते हैं जो किसी न किसी हिसाब से उस डॉक्यूमेंटेशन में, उस सिविल प्रोसेस में उनका कोई एक्ट होता है, कोई मार्जिनल विटनेस होते हैं, गवाशियाँ जिनको हम कहते हैं, या कोई और फैमिली के हिसाब से कोई लिंक होता है। तो इस सिलसिले में चूँकि लॉ में स्ट्रेट प्रोविज़न है, सेक्शन 193 है ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कि जिसमें झूठी शहादत, झूठी गवाही, झूठा बयान अल्फी, इस पे सज़ा है। और चूँकि वही फिर मैंने कहा कि हम लोग टू अवॉइड फर्दर प्रोलॉन्गेशन ऑफ केसेस, लोग इन चीज़ों में फिर दोबारा उस चीज़ को हाईलाइट नहीं करते कि ये साबित भी हो जाता है कि ये झूठी गवाही थी। तो चाहिए तो ये है कि जो झूठी गवाही दे रहा है उसको देयर एंड देन उसको कानून के शिकंजे में लाया जाए।
तो ये हमारी माशरे में और हमारी सिस्टम की वजह से इन चीज़ों को ज़्यादा उजागर नहीं किया जाता। अभी कितने अरसे से मैं एज ए एग्ज़ाम्पल बात करता हूँ, हमारी हाई कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने कंज्यूमर कोर्ट्स का बुनियाद रखी और बाकायदा एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उसके जज होते हैं। लेकिन उनके पास, मैं अक्सर अभी जब से मैं प्रेसिडेंट बना तो मुझे हमारी मीटिंग्स होती हैं जज साहबान के साथ, तो वो कहते हैं जी कि लोगों को ये अवेयरनेस ही नहीं है कि एक बंदा 10 रुपए की चीज़ 50 में बेच रहा है तो वो दरख्वास्त लाकर नहीं देते कि हमें दें, हम उसको बुलाएं। हम माशरे में कम से कम ये जो बुराइयाँ हैं इनको तो लीगली हमारे पास इख्तियार है, कानून ने हमें इख्तियार दिया है, लेकिन लोगों की ये अवेयरनेस नहीं है। हमारे पास हमारे उलमा हज़रात भी जुम्मे वाले दिन उनके पास लोगों का आना होता है, दीन की दावत या दीनी मामलात को डिस्कस करने के साथ ये माशरती माशी भी उनको उजागर करना चाहिए कि उनके पास स्पीकर होता है, उनके पास राइट ऑफ स्पीच होता है। हम तो कोर्ट्स में ही जाकर आर्गूमेंट कर सकते हैं, बाहर तो हमारा कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है कि हम पब्लिक को बुलाना चाहिए। लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट्स के, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का मैं कहता हूँ उनकी ज़िम्मेदारी मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस नहीं ना होने की वजह से ये सारा कुछ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और बात हमारे सोसाइटी में आमतौर पर की जाती है कि पाकिस्तान में अमीर और गरीब के लिए 2 कानून हैं, तो क्या ये बात प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट होती है? ये फैक्ट है या फिक्शन है? नहीं, फिक्शन भी है, सर्कमस्टांसेस भी होते हैं, होंगे, लेकिन मैं अपनी KPK की जुडिशरी की हद तक बात करने का मेरे पास, चूँकि मैं ख़ुद 35-36 साल से 37 साल से एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ कानून का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे KPK में, हमारी जुडिशरी में ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। हम लोग, मैं तो अक्सर कहता हूँ कि अल्लाह ने हमें दुनिया में जन्नत दी हुई है अपनी पुलिसिंग के जुडिशरी के मामले में। लेकिन कहा जाता है खरीद वो इसलिए कि उनकी इस्तिताअत होती है, वो बड़े से बड़ा वकील इंगेज कर लेते हैं, अमीर लोग बड़े बड़े वो, और उनकी वो टेक्निकल या उनकी स्किल्स जो होती हैं अपनी प्रोफेशनल वो ज़्यादा होती हैं, और जो गरीब आदमी होता है वो उसकी पहुंच वहाँ तक नहीं होती, वो जूनियर्स को इंगेज करता है, तो उसमें वो प्रेजेंटेशन का मामला भी आ सकता है। लेकिन है ये सिलसिला चल रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि बिल्कुल हमारी लेकिन वो हमारा ये सिस्टम ऐसा है कि इसमें ये बात, मैं इसको रद्द भी नहीं करता और मैं इसको वो भी नहीं कहता, मैं वो भी नहीं कहता, लेकिन है लॉ में और ये हमारे मुल्क में ये फुकदान है। हमारे पास मिसाल यूरोपियन कंट्रीज़ की है, अमेरिकन कंट्रीज़ की है, वहाँ भी तो जुडिशल सिस्टम है, वहाँ भी तो अमीर गरीब हैं, लेकिन वहाँ चूँकि कानून और उसका नाफिज़ुल अमल इतना स्ट्रिक्ट है कि वो इर्रिस्पेक्टिव को कोई अमीर है या गरीब है, एक बंदे ने गलती की, एक गुनाह किया, ही विल हैव टू बी कन्विक्टेड, उसको सज़ा मिलनी है। उसमें फिर ये चीज़ें नहीं आती कि भाई कोई गरीब था तो उसको सज़ा मिल गई और अमीर बरी हो गया, नहीं। लेकिन हमारा यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारी मुल्क की जो अवाम है, मेरे नज़दीक आपको परसेंटेज का पता होगा, मैं तो कहता हूँ 80% गरीब है और 20% जो है वो हम उमरा कहते हैं। तो ज़ाहिर है वो जो गरीब अवाम है उसको ये उनकी रसाई नहीं है, मैं कहूँगा, उन अदालतों तक या उन वकला तक कि जो प्रोफेशनली साउंड होते हैं और अपनी टेक्निकलिटीज़ पे वो रिलीफ देते हैं। तो मैं इस बात को यही मैं समझता हूँ ये जवाब बेहतर है, लेकिन है ज़रूर है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो इलेक्शन, जिस तरह जनरल इलेक्शंस होते हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना एक मैनिफेस्टो देती हैं, तो आपके जो बाहर के इलेक्शंस होते हैं जो अभी आपने विन भी किए हैं, तो इसमें आपका भी कोई मैनिफेस्टो होता है या आप हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की वेलफेयर के लिए, या आपका भी क्या प्रोग्राम है, आपका क्या मैनिफेस्टो होगा या क्या मंशूर है अपने वकला के लिए और बाकी इस सिस्टम के लिए? मतलब हमारा चूँकि बार एसोसिएशन जो हम लोग अंडर कमांड होते हैं बार काउंसिल्स के, हमारी KPK बार काउंसिल है, फिर ओवरऑल इन तमाम सूबाई बार काउंसिल्स में ओवरहेड हमारी पाकिस्तान बार काउंसिल होती है। जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हम लोग होते हैं, हम पाकिस्तान बार काउंसिल के भी मेंबर होते हैं। इनफैक्ट ये बार की वो इनका मकसद ये होता है
कि बार और बेंच का लेज़ॉन बरकरार रहे। जजेस के कोई इश्यूज़ वकला के साथ हैं तो वो थ्रू एसोसिएशन प्रेसिडेंट या कैबिनेट वो उनके साथ डिस्कस हों। इसी तरह वकला के जो इश्यूज़ होते हैं रिगार्डिंग कोर्ट्स, रिगार्डिंग सिस्टम्स, तो ये वो एक लेज़ॉन है बेसिकली। और मैनिफेस्टो यही होता है कि जो हम लोग जीत के आते हैं तो ड्यूरिंग कैंपेन हम लोग वकला के प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स जो एज अ होल, पर्सनल नहीं, एज अ होल, अब हमारी 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 4 तहसील्स हैं, हज़ारा डिवीज़न जहाँ से मैं वोट मांग कर तो आज इस पोजीशन पे मुझ पे लोगों ने एतमाद किया। लेकिन जो मेरा मकसद है, ये अपने हर आदमी का अपना सेंस है, जो भी प्रेसिडेंट जीत के आए तो मैं तो एक ही बात लेकर आया, और यही मैंने पहले भी इलेक्शन लड़े थे तो वो ना मेरे वो कारगर साबित हुए। उसमें मसला यही यंग लॉयर्स का था कि अभी हमारे पास माशाल्लाह यंग लॉयर्स बहुत तादाद में आ गए, सीनियर्स बहुत कम रह गए हैं। तो यंग लॉयर्स के अपने उनकी डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो यंग लॉयर्स पे चला गया। तो मेरा जो टूर रहा इन कैंपेन और उसके जीतने के बाद अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है, और मैं दुआगो हूँ अपने ग्रुप्स का, उनका भी मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे ये इस मकसद के लिए मेरी हिमायत की और मैं इस काबिल हुआ कि आज इस पोस्ट पे मैं बैठा हूँ। लेकिन मेरा मकसद यही था कि वकला के जो बेसिक मसाइल हैं उनको उजागर किया जाए, उनको हाईलाइट किया जाए। उनके बहुत सारे हमारे वकला ऐसे हैं मेरे भाई कि जो बड़े नॉर्मल एक सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी का गुजार रहे हैं, बहुत सारे हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है। अब उनके पास हमारा कोई पेंशन नहीं, हमारी कोई मंथली सैलरी नहीं कि हमने महीने के बाद 10 लाख रुपए निकालना है और अपने बच्चों को खिलाना है। नो, टोटल अल्लाह की रज़ा के साथ हम लोग राज़ी हैं। हम लोग सुबह जाते हैं, जेब में कुछ भी नहीं होता, वो दिन को अल्लाह वो रिज़्क़ सबको देता है, हमें वो देता है, वो बहुत बड़ा रज़ाक। लेकिन कोई बीमारी, घर में कोई मिसहैप्स, ऐसी सूरत में हमारे पास कोई फ़ंड नहीं। हमारी बेनेवलेंट फंड्स हैं बार काउंसिल्स के, वो हमें हमारी डेथ के बाद हमें मिलते हैं। सो मैंने ये सोचा है और मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपने वसाइल से, अपने तलक़ात से, आप जैसे भाइयों से कहकर, किसी से मिन्नतें करी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो उनके अपनी इतनी परेशानियां हैं। मैं ILF का कैंडिडेट था, नॉमिनेटेड कैंडिडेट हूँ, मुझे उनकी सपोर्ट है। मैं ख़ुद PTI से मेरा तल्लुक़ रहा सारी ज़िंदगी से, 1997-98 से ऑनवर्ड। पहले एक्टिव रहा, फिर 7-8 साल से बैक बेंचेस में इसलिए गया कि अपने प्रोफेशनल मामला ज़्यादा थे। तो मेरा एक ही था कि हमें कोई सहूलत नहीं, वकील को कोई इवन सेहत की भी सहूलत नहीं है। तो मैंने आते साथ इंशाल्लाह, वो अभी जनरल बॉडी का मैं इजलास करवा रहा हूँ, मैंने एक फ़ंड मुख्तस करवाना है, गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट से लूँ या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, वकला का मेडिकल फ़ंड। अब हमारे कई वकील ऐसे हैं जो दौरान प्रैक्टिस बीमार हो जाते हैं, कोई डायलिसिस पे चले जाते हैं, कोई हार्ट पेशेंट हो जाते हैं। अब उनकी फैमिली के पास कोई पैसा नहीं है कि जो उस पे लगाए, तो वो मैं उनके लिए एक परमानेंट मेडिकल फ़ंड इंशाल्लाह वो मैं कर रहा हूँ। और जो हमारे मेंबर्स हैं, और अल्लाह ताला सबको सेहत दे उनके लिए, और वो उनको मिला करेगा इंशाल्लाह। दूसरी बात, मैंने अभी परसों ही उसका हुआ है, मैंने अपने बार में DHO का मैं मशकूर हूँ एबटाबाद के, उन्होंने मेरी दरख्वास्त पर परमानेंट डिस्पेंसरी हमारे हाई कोर्ट में वो परसों इनाग्रेट हो जाएगी, जिसमें एक प्रॉपर डिस्पेंसर और फर्स्ट एड मेडिसिन्स विद ऑल गैजेट्स। क्योंकि पिछले 2-3 महीनों में हमारे 2-3 वकला कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान वो फेंट हुए, बेहोश हुए, उनको बड़ी मुश्किल से, क्योंकि कोई हमारे पास एम्बुलेंस फैसिलिटी नहीं है, बार रश की वजह से हमारा एक्सेस इवन DHQ तक नहीं है, वो वन वे ट्रैफिक की वजह से, तो कम्प्लेक्स तो जाना महाल है इस रश में। तो हमारी एक बहुत ही काबिल एहतराम वकील की डेथ हो गई, सिर्फ वो फर्स्ट एड ना मिलने की वजह से। तो अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है, और मैं फिर मशकूर हूँ आपके चैनल के हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर एबटाबाद का, कि उन्होंने कल आकर तो हमने उनको कमरे का किया है अरेंजमेंट ऑफिस का, और वहाँ फुल फ्लैज इक्विपमेंट्स के साथ हम फुल टाइम वहाँ डिस्पेंसर और डॉक्टर ऑन कॉल होगा।
तो ये बिल्कुल बड़ा ग्रेट इनिशिएटिव है ये। अच्छा, ये तो अभी आपने अपने लीगल फ्रेटर्निटी के हवाले से बात की। अब थोड़ा पब्लिक इश्यूज़ पे आ जाते हैं। हमारी सोसाइटी में पब्लिक इश्यूज़ भी बहुत हैं जिन पे आप खुद भी वक्तन फ़वक्तन बात करते रहते हैं, जिसमें रोड्स के इशू हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन के इश्यूज़ हैं, ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं। तो इन इश्यूज़ को आप कैसे देखते हैं? जी मतलब मैं बैसियत वकील, हमने तो 3-4 साल पहले पब्लिक को प्रोबोनो, हम उनको रिट्स कहते हैं, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से पहले NHA को हमने क्वेश्चन किया थ्रू रिट पिटिशन, वो आज भी पेंडिंग है, जिसमें इस रोड की वाइडनिंग, इसमें तजावज़ात और एक लाइन ड्रॉ है कैंटोनमेंट और हमारे म्यूनिसिपल एरियाज़ में जो रोड गुजरती है मेन लीडिंग टू गिलगित, हमारा जो मानसेरा रोड हम उसको कहते हैं, इसके लिए। और उसमें हम वक्त हमारा हर महीने में तारीख लगती थी। चेयरमैन NHA उनको कोर्ट्स ने तलब किया, लेकिन वो फिर बिल्डिंग लाइन को, आपको याद होगा अभी आप गुजरते हैं तो बिल्डिंग लाइन को आज से 7-8 साल पहले पीछे कर दिया गया। लेकिन उसका फ़ायदा इसलिए ना हुआ कि जहाँ से वो पीछे की गई वो बिल्डिंग लाइन, क्योंकि 130 फुट ईच साइड ऑफ द रोड, ईदर साइड ऑफ द रोड, 130 फुट डिवाइडर से इस तरफ लेफ्ट एंड राइट, तो ये हमारा बहुत 260 फुट बनता था। अब 260 फुट रोड अगर प्रॉपर हो तो हमें कोई प्रॉब्लम ना होता, लेकिन अलमिया है कि पहले तजावज़ात होती रहीं। इस पे मैं कसूरवार कैंटोनमेंट बोर्ड को ठहराता हूँ, मैं उनके पीछे भी अभी इंशाल्लाह रिट उनके अगेंस्ट भी फाइल करने लगा हूँ, जिनकी वजह से आप देख रहे हैं गुज़श्ता 3-4 साल से एबटाबाद डूब रहा है हर सावन में। ये रोड बनाएगी, इसको 7-8 फुट रेज कर दिया गया, पानी लोगों के घरों, लोगों की दुकानों में जा रहा है। अल्लाह ताला अब इस मरतबा भी रहम ही फरमाएं, क्योंकि लास्ट ईयर आपको देखा होगा कि लोगों के आधे घर पानी बहाकर ले गया, जिसको हम जब पुल कहते हैं या वट। तो इन सारी चीज़ों को, तो अभी अलमिया ये है कि वो इंस्टॉलेशंस, इलेक्ट्रिक पोल्स, इसके PTCL पोल्स और गैस, ये उनके वहाँ लगे हुए हैं पोल्स या उनके जंक्शंस जो बने हुए हैं, अब वो पीछे नहीं हट रहे। तो बड़ी हैरानकुन बात हुई, ऑनरेबल डिवीज़न बेंच के पास चेयरमैन NHA आए, हमने हाई कोर्ट ने ये क्वेश्चन उनको किया कि जी आप ये पीछे क्यों नहीं हटवा रहे इनसे। वो कहते हैं जी हमने तो पीछे लाइन लगा दी, मतलब उसको बिल्डिंग लाइन को पीछे कर दिया। मसला क्या है जी, वो इतने करोड़ हमसे वापडा मांग रहा है कि उन पोल्स को अब पीछे बिल्डिंग के साथ लगाएं। सेम गोज़ टू PTCL, सुई गैस डिपार्टमेंट। हमने उनसे ये क्वेश्चन किया कि ये तो इंटरसीड डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट का है ना, PTCL कौन है? गवर्नमेंट है। वापडा कौन है? गवर्नमेंट है। अब इसका खमियाजा अवाम क्यों भुगतें? उस वक़्त के यहाँ DPO DIG साहब बड़ा मशहूर, उन्होंने मतलब ब्लैक एंड वाइट में कोर्ट को ये दिया कि अगर ये रोड खुल जाती है तो हम दोनों साइडों की रोड्स पे सर्विस रोड्स बनाएंगे फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सुजुकीज़, और मेन जो रोड है इसको हम प्राइवेट और बड़ी ट्रैफिक के लिए जो गिलगित जा रही है उसको छोड़ देंगे। लेकिन बदकिस्मती, बदनसीबी हमारी, आज तक वो रेट चल रही है और ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा। इसके अलावा मैं JDA का लीगल एडवाइज़र रहा 15 साल, 1992 से 2007 तक, और उसके बाद अभी मेरे पास बहुत सारे केसेस भी हैं, और मेरे पास यही केसेस हैं। मैं गलियात में इल्लीगल कटिंग इस कदर है कि आपकी सोच है। अब इन गुज़श्ता 3-4 सालों में वहाँ सोसाइटीज़ बन रही हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़, वहाँ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स बन रही हैं, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। JDA के बिल्डिंग बायलॉज हैं 1+3, मैक्सिमम कमर्शियल, 1 से 3 स्टोरी, मतलब 4 स्टोरी, 1 ग्राउंड फ्लोर एंड 3 अप। वहाँ 15-15 आपने मुलाजा किया होगा, आप जाते हैं। सो इन चीज़ों को अभी मैंने हाईलाइट किया हुआ था, तो उस दिन मैंने 25 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी बिल्कुल। और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि अगले दिन सुबह मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट KPK उन्होंने बैन लगा दिया कटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पे। बैन तो पहले भी लगते हैं, हम थोड़े से वकील ब्लंट होते हैं, हमें लोग इसीलिए नहीं पसंद करते कि हम सच्ची बात करते हैं। हम अल्लाह से डरते हैं, हम डरते किसी उससे नहीं डरते, कंजर्वेटर से या उससे नहीं डरते। वो मैंने इसको फिर फॉलो अप किया, तो मुझे 5-6 दिन में डेली ऑफिशियल कैपेसिटी पे एज ए प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार
हज़ारा डिवीज़न, मैं उनको फ़ोन कर रहा हूँ, वो मुझे फ़ोन पे अवेलेबल नहीं है। मुझे उनका वो सुपरडेंट स्टाफ मुझे उनका मोबाइल नंबर नहीं दे रहा कि मैं डायरेक्ट बात करूँ, साहब बहादुर आप आएँ, इसको इम्प्लीमेंट करें। अभी भी ट्रक रात को भी 10-12 ट्रक स्मगल हो जरिए, हमारी पुलिस भी सोई हुई है, हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स भी सोए हुए हैं। तो मैंने इस सिलसिले में पहले डीआईजी साहब को अपने पास मदऊ किया, उस दिन वो तशरीफ़ लाए, मैं मशकूर हूँ उनका, उन्होंने बड़ी अच्छी वकला की। बाकी मामलात के साथ साथ मेरी इस इशू को मैंने कहा जी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर्स ये आपका काम है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी का, तो उन्होंने तो इंश्योर करवाया है, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत बड़ा माफिया है, टिम्बर माफिया है हमारे मुल्क में, और वो उनके बहुत लंबे हाथ हैं। तो फिर 3 दिन पहले मैंने अपनी टीम के साथ, जिसमें मैं किरण तनोली और उनके टीपू सुल्तान एडवोकेट, हम लोग इकट्ठे थे, तो मैंने एक रिट फाइल की पब्लिको प्रो बोनो रिगार्डिंग इलीगल कंस्ट्रक्शन। फॉरेस्ट की जायदाद, अयूबिया नेशनल पार्क की जायदाद एक कॉन्ट्रैक्टर को दे दी गई, जो अयूबिया का जिसने ठेका मिला उसको 40 साल के लिए, जो ये नहीं दे सकते। अभी सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट आ गई है, आपने उनका भी इंटरव्यू सुना होगा। और साथ हमने कटिंग ऑफ ट्रीज़ के बारे में इंश्योर किया, और ऑनरेबल डिवीज़न बेंच ने हमारी वो रिट को मंजूर करके उनसे कमेंट्स मांग लिए हैं, और हफ्ते का टाइम दिया है कि इम्प्लीमेंट करके ऑर्डर हमें बताएं, नहीं तो हम एक्शन लेंगे। एक बात। दूसरी, मैंने इसी के साथ ही रिट मैंने की, ये बात मेरी अपने डीआईजी साहब से भी हुई। एसएसपी ट्रैफिक हैं तारिक साहब, बहुत अच्छे इंसान हैं, आजकल एक्टिंग डीपीओ थे, तो वो भी उनको उसी वक्त कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को हमारी उस रिट में देयर एंड देन तलब किया। वो इन पर्सन आए और उनको कह दिया, वो दूसरी ट्रैफिक की क्या रेट है आप भी रोज़ देखते हैं, मुझे बहुत दुख होता है, मैं रोज़ सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ, छोटे छोटे बच्चे 10-12 साल के बच्चे मोटर बाइक्स पे 4-4 5-5 बैठे हुए स्किडिंग कर रहे हैं, वन व्हीलिंग हो रही है, किसी के पास हेलमेट नहीं, किसी के को नंबर नहीं लगा हुआ। आरटीए सेक्रेटरी को भी बुलवाया है, हम उसको भी ऑन बोर्ड कर रहे हैं। उसमें उस रेट में हमने ये भी कहा कि यहाँ अगर 10,000 सुजुकी चल रही है तो उनमें 500 सुजुकी भी ऐसी नहीं होगी जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। लोग, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी तो उसका टैक्स ज़्यादा होगा, नहीं, 90% गाड़ियाँ प्राइवेट चल रही हैं, क्या सुजुकी पिकअप्स और क्या ये जो कैरीज हैं, वैन्स हैं। इलीगल अड्डे बने हुए हैं। पुलिस का मैं वो नहीं कहता, उनका उनके जो अपने प्यारे हैं उनके लिए कोई चालान नहीं है, और जो उनके प्यारे नहीं हैं वो दिन को गरीब आदमी को पकड़ लेते हैं, पैसों का नुकसान, मतलब कैश उन पर जुर्माने हो रहे हैं, और करोड़ों रुपए पुलिस को या गवर्नमेंट को मैं कहूँगा वो जा रहा है, पर वो कहाँ लग रहा है, वो हमारे ऊपर नहीं लग रहा, हमारे आफ्टर बार ट्रैफिक। तो ये सारे इश्यूज हमने किए हैं, इंशाल्लाह मैं करता रहूँगा। मुझे कल भी मेरे पास एक वफ्द आया रिगार्डिंग वासा, ठीक है, कि जी वो गार्बेज या वो जो कुछ है वो नहीं किया जा रहा, जो गवर्नमेंट ने अच्छा खासा उनको फंडिंग दी हुई है वो नहीं हो रहा। अब मैं कहता हूँ कि मैं 2 महीने से मैं पब्लिक की इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अब लॉयर से हो चुकी हैं, ये मेरा डोमेन नहीं है, मैं एमपीए नहीं हूँ, मैं एमएनए नहीं हूँ, ये उन लोगों का काम है जो वोटें लेकर तो अब असेंबलियों में बैठते हैं, कानून साजी करते हैं, उनके पास इख्तियारात हैं उनके पास। लेकिन हम अपने तल्लक के साथ, मैं कमिश्नर साहब का मशकूर हूँ, मैं डीआईजी साहब का मशकूर हूँ, डिप्टी कमिश्नर का, और ये बात मैं एफ्टर बात की हद तक नहीं है, मैं चूँकि रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हज़ारा डिवीज़न को, तो मुझे रोज़ाना ये प्रॉब्लम्स तोरगर से भी आ रहे हैं, मुझे गाज़ी से भी आ रहे हैं, कोहिस्तान से भी आ रहे हैं। तो अब मैं बस मैंने बैठा हूँ कि मैंने कहा चलें कुछ खार तो कम कर दूँगा, मैं इसको गुलो गुलजार नहीं बना सकता इसको, लेकिन चलें अपना हक अदा कर रहा हूँ। हक अदा कर देंगे। इसमें एक चीज़ हेल्थ के बड़े इश्यूज हैं, हेल्थ से रिलेटेड, जिस तरह से मतलब अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स है या डीएचक्यू है, यहाँ पे वो ट्रीटमेंट पेशेंट्स को नहीं मिल रहा कि जिसके वो हकदार हैं। तो हेल्थ के इश्यूज पे भी आप काम करेंगे या आवाज़ उठाएंगे, या उसमें कोई आपकी पेशरफ चल रही है इनके साथ? हमारी एक रिट, मैं भूल गया चूँकि आपने फोकस किया था फॉरेस्ट को, हमारी एक रिट गुज़श्ता 4-5 साल से हाई कोर्ट में बार्स की तरफ से है। मैं उसको अपनी टीम के साथ, मैं भी उस टीम का हिस्सा हूँ। हम हर 2 महीने बाद वो लगता है केस। 3 साल पहले यहाँ हमारे जस्टिस इब्राहिम खान साहब सीनियर जज थे, जो अभी चीफ जस्टिस रिटायर हुए, तो वो इस बेंच में थे।
उन्होंने मेरे समेत 5-6 सीनियर्स की टीम बनाई टू विज़िट, क्योंकि कागज़ी तौर पे वो जो हुकाम आते कम्प्लेक्स के तो वो कहते जी बिल्कुल ठीक है जी, सब कुछ ठीक है जी, ना कोई दवाइयों की कमी है, ना कोई डॉक्टर्स की कमी है, ना कोई मशीनों की कमी है। नो, उन्होंने हमें ऑफिशियली थ्रू ऑर्डर्स हमें उन्होंने ऑथराइज़ किया कि आपने जाकर और अचानक विज़िट करना है और वहाँ की कमियाँ दिखानी। हम चले गए। जाते हुए फॉर प्रूफ हम अपने साथ ऑडियो और वीडियो, मतलब आपकी टीम, हमारे साफ़ी भाई, मैं हमेशा आप लोगों को सराहता हूँ कि आप लोग उजागर करते हो माशरे में बुराइयों को भी और अच्छाइयों को भी। तो हमारे साथ थे। हमने स्टार्ट लिया। एक तो हम अचानक पहुँचे तो वहाँ भगदड़ मच गई और हमें उन तरफ वो डायरेक्टर साहब थे या मेडिकल डायरेक्टर, हॉस्पिटल डायरेक्टर, वो सारे नहीं जी सर इधर से जाते हैं, वो जगह हमें दिखाना चाहते थे जो अभी नई बनी थी, तो वहाँ सफाई थी, राइट साइड दिखाना, राइट साइड थी। हमने कहा नहीं, हम इधर से जाएंगे, क्योंकि हम लोकल हैं, जाते रहते हैं, कॉम्प्लेक्स हमारे सामने बना है। हम लोग गए। आप यकीन करें, मैंने अटेम्प्ट किया ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट, जहाँ हाईली सीरियस पेशेंट्स जो मौत के करीब बैठे पड़े हुए, जिनके पेट खुले हुए। आप यकीन करना कि मैं अंदर गया, एक तो बदबू, अल्लाह माफ़। उसके बाद कोई डॉक्टर मौजूद नहीं, नर्सेज को एक ड्यूटी, डॉक्टर बच्चा, ये जो ट्रेनीज़ होते हैं वो था। कहाँ है डॉक्टर साहब? वो जी बस इधर ही हैं, फ़ोने मोने कर रहे हैं। बहरहाल हमने तो कर लिया। फिर मुझे वहाँ बिल्लियाँ नज़र आ गई नीचे चलती हुई, बेड्स के नीचे। मैंने वो डायरेक्टर साहब साथ था, मैंने कहा डायरेक्टर साहब ये क्या है, इतनी सेंसिटिव आप हमें आपने कहा सर बूट ना उतारें, ऊपर वो गलाफ साहब चढ़ाया कि जाहिर है रिक्वायरमेंट। वो एक नर्स खड़ी हुई थी तो वो मुझे कहने लगी सर वो असल में इधर चूहे इतने हैं कि हमें बिल्लियाँ खुद पालनी पड़ रही हैं। और उसका सोल्यूशन ये सोल्यूशन, चूहों का सोल्यूशन, बिल्लियाँ इंटेंसिव केयर यूनिट में। बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ। सेम गायनी वार्ड्स में कोई माँ बहन की कदर इज़्ज़त नहीं है। नंगी हमारी बहनें माएँ वहाँ पड़ी होती हैं, वहाँ मेल उनको चेक कर रहे हैं। वो अल्ट्रासाउंड इतनी सी मशीन है। वो एक डॉक्टर साहब आई, मुझे बाद में पता चला कि उनको बड़ा टारगेट किया गया एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से। वो दौड़ती आई, उन्होंने कहा सर एक इतनी सी मशीन यहाँ नहीं दे रहे वार्ड में। तो मैंने कहा तो कहती है जी हम यहाँ से गुजर कर, तो मर्दों में से जहाँ बार वेटिंग पे मर्द बैठे होते हैं, वहाँ से गुजर कर वो सामने वो उसकी है अल्ट्रासाउंड का जगह। मैंने डॉक्टर साहब को कहा नहीं जी, मैंने कहा आपने कोई शिकायत की है मेरी बहन? उन्होंने कहा जी 10 मरतबा कह चुकी हैं। और डायरेक्टर साहब वो काँप रहे थे, वो और नहीं वो ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा जी बस अब जहाँ ये हालात हैं, वो हमने रिपोर्टें दी कोर्ट में आकर, वीडियो ऑडियो दी, तो हम पर वकला पर इतना क्रिटिसिज्म हुआ डॉक्टर्स की तरफ से कि ये कौन होते हैं हमें आने वाले। हालांकि हम हाई कोर्ट की तरफ से आए थे। बिल्कुल ठीक है। अपने तौर पे तो हम जाते ही रहते हैं, खामोश होकर आ जाते हैं, हम भी उसका हिस्सा बन जाते हैं। मतलब वो अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने के बजाय आप लोग हमें तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो रिपोर्ट आई, वो केस फिर चल रहा था जी हम करते हैं, हमें ये टाइम दें, फंड्स नहीं है, वो अल्लाह भला। फिर दोबारा हमें कोई 5-6 महीने पहले फिर हाई कोर्ट की जानिब से फिर हम दोबारा गए। ठीक है। अब वहाँ IPPs भी चल रहे हैं, डिपार्टमेंट प्राइवेट प्रैक्टिस, इंस्टीट्यूशन प्राइवेट प्रैक्टिस IPP। वहाँ बहुत शानदार एक ह्यूज करोड़ों रुपए लग कर तो वो एक ब्लॉक बनाया गया, आपकी नज़र से गुजरा होगा, आयोनार के साथ। अब ये प्राइवेट प्रैक्टिस है, वहाँ सब कुछ है, लॉयर वो अपने डॉक्टर साहबान नहीं जा रहे। रीज़न उनको जो क्योंकि उसकी 50% शेयर गवर्नमेंट को जाना है। अगर 1000 रुपये फीस डॉक्टर साहब ले रहे हैं तो 500 जाएगी गवर्नमेंट एक चक्कर में, 500 उनको मिलेगी। लेकिन बाहर वो 1500 ले रहे हैं तो उसमें कोई डिडक्शन नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। बिल्कुल ठीक है। नहीं कर रहे हमारे वो भाई, नहीं कर रहे उस चीज़ को, वो एक अलग सिस्टम चला हुआ है। बहुत तकलीफ़ है। मैं अपने तौर पे पहले भी कहा है, वो रेट अभी भी चल रही है, उसको मैं फिर अभी हम रिफ़्रेश, अभी मैं आया हूँ तो चूँकि छुट्टियाँ भी होने वाली हैं और कुछ हमारे जज साहबान हज पे तशरीफ़ फरमा थे, तो इस वजह से कोई DB का प्रॉपर नहीं चला। टेम्परेरी हर हफ्ते ऑनरेबल सीनियर जजेस आते थे, एक जज और हमारे यहाँ जो सेकंड जज थे उनके साथ। लेकिन वो चूँकि परमानेंट जज साहब अभी आए हैं, अभी मंडे से वो इंशाल्लाह होंगे। तो ये सारे सिस्टम्स हम इनको मतलब मैं एज अ इंसान पहले, वकील बाद में और सदर तीसरे नंबर पे। ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह इन इश्यूज़ को कर दिए हैं।
करूँगा, मुझे जहाँ से भी कोई क्लू आएगा, मेरे पास एक यही ताकत है कि मैं रिट लिख कर तो अदालत के सामने पेश करके आर्गू करके कानून के मुताबिक डायरेक्शंस ले सकता हूँ। अब मैं वो मजबूर नहीं कर सकता किसी मिनिस्टर साहब को, किसी सेक्रेटरी साहब को, सबको पता है वो उनका। हमारे यहाँ MPA साहबान, MNA साहबान, कोई भी किसी को कोई होश नहीं है, बिल्कुल ठीक है, खामोश बैठे हुए हैं उनको बिल्कुल, क्योंकि उनका अपना मामलात सियासी मामलात चल रहे हैं। भले चलाएं सियासी मामलात, क्यों ना करें, ये सियासत में होता है। जिनसे वोट लेके जिनसे वो, उनका तो हक अदा करें। जी बिल्कुल। आप महलों में नहीं जा सकते। मैं अभी हर दूसरे तीसरे दिन हमारे वकला या जनाजों में मैं जाता हूँ। आप यकीन करें कि कौन सी कंटोनमेंट है यहाँ, कुछ भी नहीं। आप भी कंटोनमेंट में रहते हैं, मैं भी रहता हूँ। क्या फैसिलिटीज़ हैं जी। वो टाउन कमेटी या म्यूनिसिपैलिटी में जाएं, मेरा घर है क्या हाल, मैं अपनी वालदा की कब्र पे जाता हूँ, आप यकीन करें मैं गाड़ी नीचे बिल्कुल वो कॉलेज के पास कोई जगह मिल जाए वहाँ से मैं पैदल जाता हूँ। बिल्कुल ठीक है। वहाँ गटर लोगों ने नालियों में फेंके हुए हैं, आप वहाँ से पैदल जाएं तो वो पानी ओवरफ्लो होकर गंदा पानी रोड पे है और स्मेल अल्लाह माफ़ करे, कोई पुरसाने हाल नहीं। बल्कि वहाँ मुश्ताक गनी साहब का घर है, मेरे हमसाये में है, वो मेरा भी घर है, मेरे भाई का, अभी भी मैं वहाँ ही पला बड़ा हूँ। तो अब किस चीज़ का रोना रोए, तो इंशाल्लाह लाताद है और इंशाल्लाह लगे अपने ताई जो कुछ होगा इंशाल्लाह मैं करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट्स प्लेयर एंड ऑनर। मैं आपका फिर आपके चैनल का मैं बहुत मशकूर हूँ और अल्लाह ताला आपको हौसला दे, हिम्मत दे कि कम से कम इन चीज़ों को सरेआम पब्लिक तक आए, शायद किसी के कान में ये बात पड़ जाए और कुछ हमारा हक अदा हो जाए कि अल्लाह ताला शायद हमारी बख्शिश का ये ज़रिया बना दे कि हम बुराई को बुराई कहें, कहने वाले बने, ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। सो ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने देखा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सरदार अमान खान सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। इनकी जो सबसे अच्छी बात हम लोगों को वो ये लगी है कि ये मीडिया के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमें इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, इश्यूज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, कोर इश्यूज़ को समझ रहे हैं। तो इस टाइम इन हालात में इस तरह की शख्सियात का होना हमारी सोसाइटी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।